वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु रॉय और आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है म्यूटेशन, उसका क्लासिफिकेशन और म्यूटेशन के टाइप्स। म्यूटेशन के कितने प्रकार होते हैं, म्यूटेशन क्या है और उसका वर्गीकरण क्या है। तो म्यूटेशन जैसा कि नाम जो बोलता है, इस टर्म को सबसे पहले दिया था ह्यूगो डी व्रीस नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो ये बोला जाता है कि सडन हेरिटेबल चेंज। मतलब ये जो है एक चेंज है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक चेंज है। वो चेंज कैसा है? वो सडन चेंज है। और वो चेंज कैसा है? हेरिटेबल है। हेरिटेबल मतलब वो चेंज जो है वो अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पर हो रहा है? तो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल मोस्ट केसेस में डीएनए होता है और कुछ में आरएनए भी होता है। तो डीएनए या आरएनए में जो चेंज होता है, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो जिसमें जीन्स मौजूद हैं जो कि कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें चेंज हो रहा है, उसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एक चेंज है। कहाँ पर है? तो जेनेटिक मटेरियल में है। और वो चेंज कैसा है? हेरिटेबल है। मतलब वो जो चेंज है वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा और वो अचानक होने वाला है। और ये चेंज ऐसा है जो कि सेग्रीगेशन की वजह से या रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉस ओवर की वजह से पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसा चेंज जो कि रिकॉम्बिनेशन या सेग्रीगेशन माने कि क्रॉस ओवर की वजह से नहीं हुआ है, किसी और वजह से हुआ है, और वो हेरिटेबल चेंज है। और चेंज कहाँ हो रहा है? तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में हो रहा है। तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है, मतलब उससे क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है यानी कि डीएनए में चेंज हो रहा है। तो उससे क्या होगा? डीएनए क्या करता है? डीएनए में जीन्स होते हैं। तो जीन्स क्या करते हैं? वो किसी लक्षण को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं। तो जब ऐसा चेंज होगा तो लक्षण में चेंज आएगा। किसी डीएनए में चेंज हुआ मतलब किसी जीन में चेंज हो गया, तो उसकी वजह से वो जीन जिस लक्षण को प्रकट करता है उस लक्षण में कुछ चेंज आ जाएगा। तो जब चेंज आ जाएगा तो जिस किसी ऑर्गेनिज्म में उसका जो फिनोटाइप दिखता है, उस जीन का जो कैरेक्टर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि ब्लैक आई कलर, आँख का रंग काला है, ये एक जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो वो आई कलर में हो सकता है कुछ चेंज आ जाए। तो जो चेंज आने से क्या होगा? एक नोवेल फिनोटाइप दिखेगा। नोवेल फिनोटाइप मतलब नया फिनोटाइप। नोवेल का मतलब है नया। तो एक नया फिनोटाइप दिखेगा, बाहर से एक नया दिखेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम ए म्यूटेशन। उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। तो म्यूटेशन की वजह से जीन में जो चेंज हुआ उसकी वजह से जो नया फिनोटाइप पैदा हुआ, नया एक चीज़ दिख रहा है, उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शहर का पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करें, तो वहाँ हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए वहाँ 5 लाख लोग हैं और सबका मैं आँख का रंग देखूँ तो पता चला 5 लाख में से 4,90,000 या 4,95,000 सब ब्लैक कलर के हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका आई कलर अलग हो सकता है, ऐसे भूरा हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन, तो अलग ऐसा हो सकता है। तो जो चीज़ नॉर्मली पॉपुलेशन में मिलती है उसको हम नॉर्मल फिनोटाइप बोलते हैं, और जो अलग वाली मिलती है उसको हम म्यूटेंट फिनोटाइप बोलते हैं। तो म्यूटेशन से क्या होता है? अब यहाँ देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ जीन में चेंज हुआ तो एक नया फिनोटाइप दिखने लगा। तो इससे क्या हुआ? एक वेरिएशन आया, पॉपुलेशन में एक वेरिएशन, एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। तो म्यूटेशन को बोलते हैं इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन। जो भी विभिन्नताएं मिलती हैं उनका सोर्स एक्चुअली म्यूटेशन से ही हुआ है। यानी कि जो भी वेरिएशन है दे आर ऑल ड्यू टू म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल हम मान लें कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, फ्लावर कलर का एक जीन है, एक क्रोमोसोम में यहाँ पे फ्लावर कलर का जीन है, उसमें रेड कलर आता है। तो इस जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया। तो इस जीन में अगर कुछ म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है वो रेड से लाइट रेड हो गया हो, वह रेड से डार्क रेड हो जाए, या रेड से पिंक हो जाए, ऐसा कुछ उसमें चेंज आ जाए, तो एक नया फिनोटाइप आ जाएगा। तो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होगा उसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। और म्यूटेशन के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि म्यूटेशन विथ ईजिली डिटेक्टेबल फिनोटिपिक चेंज इफेक्ट या चेंज, मतलब ऐसा म्यूटेशन जो आसानी से दिखाई पड़ता है,
तो वो नॉर्मली डिलीटेरियस होता है। मतलब ऐसा अगर चेंज आए जो कि दिख रहा है, तुरंत ही दिख रहा है, फिनोटाइप जब देख रहे हैं तो दिख रहा है, तो वो साधारणतः डिलीटेरियस यानी कि हानिकारक होता है। और वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसा चेंज हुआ है वो सर्वाइव साधारणतः नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो भी जीन्स है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले हुए हैं। वो ऑर्गेनिज्म, वो प्राणी जो है वो, या वो पौधा जो है उस माहौल में ढला हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ चेंज आ जाए जिससे कि उसका फिनोटाइप में कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो कि शायद उस एनवायरनमेंट के लिए और सूटेबल नहीं हो, तो वहाँ पे शायद वो सर्वाइव ना कर पाए। तो मोस्टली जो म्यूटेशंस होते हैं दे आर डिलीटेरियस। मोस्टली म्यूटेशन जो है वो हानिकारक होते हैं। मूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये दिखाया कि एक्स-रे को यूज़ करके हम म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। मतलब ऐसा चेंज जो कि हेरिटेबल है और जेनेटिक मटेरियल में होता है, ऐसा चेंज हम एक्स-रे से पैदा कर सकते हैं। तो मूलर ने सबसे पहले इसको दिखाया था 1927 में, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, जिसको कि हम जानते हैं कि फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। और प्लांट्स में इसका श्रेय जो जाता है वो एल.जे. स्टाडलर को जाता है। तो स्टाडलर ने ये सबसे पहले दिखाया था कि एक्स-रे को यूज़ करके म्यूटेशन इंड्यूस किया जाता है, जो कि मेज में उन्होंने दिखाया था और बार्ली में भी दिखाया था। तो बार्ली और मेज में उन्होंने ये दिखाया कि एक्स-रे से म्यूटेशन पैदा किया जा सकता है। ये 1928 में उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने 27 में दिखाया, इन्होंने 28 में दिखाया। दोनों लगभग एक ही टाइम में कर रहे थे, पर ये चूँकि पौधों पर कर रहे थे उनको समय ज़्यादा लगा, क्योंकि 1 साल के पौधे थे और वो फ्रूट फ्लाई आपको तुरंत उसका जनरेशन्स आप देख सकते हैं। तो म्यूटेशन को सबसे पहले यूज़ किया था ह्यूगो डी व्रीस नाम के साइंटिस्ट ने। ये ह्यूगो डी व्रीस वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया था 1900 में, तो उन्हीं को इसका क्रेडिट दिया जाता है। और पर अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशन जो है, जो सबसे पहला म्यूटेंट फिनोटाइप देखा गया है, वो बहुत पुराना है 1791 में, जबकि सेथ राइट नाम के व्यक्ति ने ये नोटिस किया था। उसके पास भेड़ों का एक झुंड था, उसमें उसने एक मेल लैम को नोटिस किया जो कि अनयूजुअली शॉर्ट था, उसके पैर बहुत छोटे थे। तो उसने बाकी सब जो भेड़ थे उनके पैर लंबे थे, वो अकेला भेड़ था जिसका पैर बहुत छोटा था। तो ये एक बाद में पता चला कि एक म्यूटेंट फिनोटाइप था। तो म्यूटेशन, जैसा कि हम बताएं कि आपको ज़्यादातर म्यूटेशन डिलीटेरियस होते हैं, लेकिन ये म्यूटेशन से उसको एक फ़ायदा हुआ। ये म्यूटेशन से जब वो शॉर्ट लेग वाले जो शिप उसको मिला, ये एक मिला, तो इससे उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। बाकी जो जिनके पैर लंबे थे वो उसका जो बाड़ था, उसकी जो दीवार थी फार्म की, उसको कूद के बाहर चला जाता था, लेकिन ये छोटा था तो ये नहीं जा पा रहा था। ये छोटा पैर इसका था तो ये बाहर नहीं जा पा रहा था कूद के। तो उसने इसको यूज़ किया और यूज़ करके एक पूरा भेड़ों का एक पूरा कुनबा उसने तैयार किया जो सारे के सारे छोटे स्मॉल लेग वाले थे। तो कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि म्यूटेशन डिलीटेरियस होता है, कभी कभी वो फ़ायदेमंद भी होता है। तो म्यूटेशन, जैसा कि हम देख रहे थे कि हेरिटेबल चेंज है और कहाँ होता है, तो जीन में हो रहा है। तो बोलता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें जो कि म्यूटेशन हो सकता है, मतलब जहाँ चेंज होने से वो चेंज हेरिटेबल होगा और फिनोटाइप दिखेगा और अगले जनरेशन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं म्यूटॉन। तो म्यूटॉन जीन का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें कि म्यूटेशन हो सकता है। और ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। मतलब एक, मान लीजिए ये एक जीन का ये 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, ये जी, ये सी, ये सी, ये जी, ये डीएनए का चेन जो है उसमें बेस पेयर्स हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जिसमें चेंज हो सकता है वो ये है। इस बेस पेयर में अगर कुछ चेंज हो जाए तो डीएनए में चेंज आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं म्यूटॉन या ये न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज है वो सबसे छोटा यूनिट है जहाँ पर चेंज होने से जीन में चेंज दिख सकता है, तो उसको एक नाम दिया गया है, वो है म्यूटॉन। म्यूटाजेन हम किसको कहते हैं? तो म्यूटाजेन बोलते हैं कि कोई फिजिकल या केमिकल एजेंट, कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल चीज़ जो कि म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है, उसको अगर हम किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर प्रयोग करें तो उससे म्यूटेशन उसमें हो सकता है। तो इसका एग्जांपल जैसे है एक्स-रे है, यूवी रे, गामा रे,
EMS है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो ये सब कुछ केमिकल्स हैं या फिज़िकल चीज़ें हैं। ये फिज़िकल जैसे एक्सरे गामा रे ये फिज़िकल एजेंट है, और EMS जो है ये केमिकल एजेंट है, जिसको कि डालने से म्यूटेशन आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूटाजेन। और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि बोलता है कि केमिकल स्ट्रक्चर जीन का चेंज करता है एट मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब जीन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल है, DNA मॉलिक्यूल है जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि जीन की तरह काम करता है। तो उसमें अगर कुछ चेंज होता है, DNA में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो इसको हम आगे भी देखेंगे जब जिसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो ये मैंने एक आपको समझाने के लिए एक फ़ोटोग्राफ दिया है कि जो म्यूटेशन हो रहा है यानी कि जो हेरिटेबल चेंज हो रहा है वो एक्चुअली हो कहाँ रहा है। तो ये हम देखेंगे कि मान लीजिए एक DNA का एक टुकड़ा है जहाँ पर इस तरह से बेस पेयर मौजूद है, CAT 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 ऐसा करके बेस पेयर्स मौजूद है। माने कि साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन ऐसा करके मौजूद है। तो इसकी वजह से जो प्रोटीन तैयार हो रहा है वो प्रोटीन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो DNA का जो सीक्वेंस होता है, बेस का जो क्रम होता है, उसमें से 3 बेस मिल करके एक एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करता है। तो इससे जो एमिनो एसिड बन रहा है, तो ये 3 मिल करके एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, वो है हिस्टीन, HIS हिस्टीन, हिस एमिनो एसिड। तो CAT हिस, इसके लिए हिस, इसके लिए भी हिस। तो हिस का एक चेन बन रहा है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एमिनो एसिड का। अगर इसमें कहीं म्यूटेशन हुआ, मतलब इस DNA में चेंज हुआ, तो मान लीजिए जैसे ये दिखाया है कि यहाँ जो था CAT के जगह पे अब CCT आ गया है। तो यहाँ पे जो A था, यहाँ पे जो A था वो रिप्लेस हो गया है C से। तो जो सीक्वेंस CAT चल रहा था वो अब यहाँ पे CCT हो गया है, फिर CAT है। तो इस C, यहाँ पे C की जगह A आ जाने से, नंबर A की जगह C आ जाने से जो एमिनो एसिड यहाँ पे हिस्टीन आ रहा था उसकी जगह पे PRO यानी कि प्रोलीन आ गया है। तो प्रोलीन एमिनो एसिड जब आ गया है तो ये जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है उसमें एक जगह बदलाव आ गया है। तो नॉर्मली जो म्यूटेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि जीन जो होता है वो DNA का एक हिस्सा होता है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू प्रोटीन। वो कुछ प्रोटीन बनाता है जो कि शरीर में विभिन्न अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं। तो उससे अल्टीमेटली कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। तो ये जो प्रोटीन के सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है तो उस जीन का एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो जो नया तरह का प्रोटीन हो गया, वो हो सकता है फंक्शन में कुछ अल्टरेशन आ जाए या फंक्शन ना करे या कुछ नया तरह का फंक्शन करे, तो उसकी वजह से चेंज आता है। तो जो अल्टीमेटली म्यूटेशन का जो बेस है वो यही है कि जीन के सीक्वेंस में कहीं चेंज हो जाता है। वो एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है, उसका एडिशन हो सकता है, उसका डिलीशन हो सकता है, और एक पूरा सेट ऐड हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी चेंज हो जाए, अल्टीमेटली जो चेंज है वो कहाँ हो रहा है? बेस पेयर्स में चेंज हो रहा है। तो बेस पेयर्स में चेंज होने से प्रोटीन में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस, एमिनो एसिड का क्रम बदल जाता है। तो जो प्रोटीन बनता है वो भी एक अलग तरह का हो जाता है। तो इनकरेक्ट एमिनो एसिड आ गया है, करेक्ट एमिनो एसिड ये था, इसके जगह पे प्रोलीन आ गया है जो कि एक इनकरेक्ट एमिनो एसिड है, व्हिच मे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मेल फंक्शनिंग प्रोटीन। तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन का अणु बनेगा वो हो सकता है मेल फंक्शनिंग करे, यानी कि प्रॉपर फंक्शन ना करे। अब हम म्यूटेशन का वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो म्यूटेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो नॉर्मली वो कहाँ पे हो रहा है या कितना उसका असर हो रहा है या किस तरह का कर रहा है, इसके आधार पर उसका किया गया है। तो हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला जो टाइप आता है वो है फॉरवर्ड म्यूटेशन, मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से एनी चेंज फ्रॉम वाइल्ड टाइप एलील टू म्यूटेंट एलील। तो वाइल्ड टाइप एलील हम किसको बोलते हैं? तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक पॉपुलेशन में अगर मैं एक कैरेक्टर को देखूं, फॉर एग्जांपल आई कलर को देख रहे हैं, तो एक शहर में 5 लाख लोगों में अगर 4,98,000 लोगों में ब्लैक आई कलर है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं या वाइल्ड टाइप बोलते हैं, जो कि नॉर्मली मिल रहा है पॉपुलेशन में। तो उसको वाइल्ड टाइप एलील बोलते हैं या नॉर्मल एलील उसको बोलते हैं। और म्यूटेंट एलील जो नया टाइप पैदा हुआ चेंज होने से, मान लीजिए ब्लैक से ब्लू हो गया म्यूटेशन होने से, ऐसा कुछ हो गया।
या एक प्लांट पॉपुलेशन है जिसमें सारे सीड के जो कलर हैं वो सारे आपको येलो कलर के सीड है, उसमें से कोई एक म्यूटेशन होने से किसी एक में जो है येलो के बजाय थोड़ा डार्क येलो आ गया, डार्क कलर का सीड आ गया, ब्लैकिश कलर का आ गया, तो वो म्यूटेंट टाइप होगा। तो जो भी नया क्रिएट हो रहा है उसको म्यूटेंट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन हम उसको बोलते हैं जहाँ एक जिस तरह का म्यूटेशन होने से एक वाइल्ड टाइप से एक नया टाइप यानी कि म्यूटेंट टाइप क्रिएट हो रहा है। ठीक ही उसके उल्टा बैकवर्ड म्यूटेशन हम उसको बोलेंगे जिसको हम रिवर्स म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए एक येलो कलर का सीड था, येलो कलर का सीड उसमें म्यूटेशन होकर ये ब्लैक हो गया था। तो नॉर्मल कलर जो है यानी कि वाइल्ड टाइप जो है वो येलो है, वाइल्ड टाइप येलो टाइप है, मतलब नॉर्मली पॉपुलेशन में येलो मिलता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन होने से वो ब्लैक कलर का हो गया था। तो ये जो ब्लैक कलर का हो गया था ये म्यूटेंट टाइप था। अब अगर फिर से एक ऐसा म्यूटेशन होता है जो इस चेंज को वापस कर देता है यानी कि फिर से वाइल्ड टाइप बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन। तो ये दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए ये एक जी क्रोमोसोम है जहाँ पर यहाँ पे येलो कलर वाला जीन मौजूद है, येलो कलर का जीन जो है वो यहाँ मौजूद है, तो इसमें म्यूटेशन होने से अब ये जो है ब्लैक कलर पैदा कर रहा है, इसमें म्यूटेशन हो गया है तो अब ये ब्लैक कलर पैदा हो रहा है। तो अब हो सकता है कि सेम जगह पे फिर से म्यूटेशन हो जाए, होके फिर से येलो कलर आ जाए, तो ये रिवर्स म्यूटेशन हो गया। या ऐसा हो सकता है कि कहीं और यहाँ पर एक और म्यूटेशन हो जाए जो कि इस म्यूटेशन को सप्रेस कर दे, यानी कि इस म्यूटेशन का असर को ख़त्म करे। तो ऐसा म्यूटेशन जो है जो कहीं और हुआ है जो कि इस म्यूटेशन को ख़त्म कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सप्रेसर, यानी कि इसको सप्रेस कर दे रहा है। तो ये बैकवर्ड म्यूटेशन यानी कि वापस वाइल्ड टाइप में आ जाना, ये उसी जगह पे रिवर्स होने से हो सकता है, एक नया जगह पे सप्रेसर म्यूटेशन होने से भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि अपने आप हो रहा है, नेचर में पैदा हो रहा है, नेचर में म्यूटेशन जो हो रहा है उसको अपने आप जो हो रहा है उसको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वैसे तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस, नेचर में अपने आप होने वाला, पर हमेशा ही जब भी म्यूटेशन होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ कारण तो होगा, मतलब कोई एजेंट तो होगा, वो फिज़िकल एजेंट हो, केमिकल एजेंट हो, कोई ऐसा केमिकल आ गया, कोई एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो म्यूटेशन हो रहा है। तो सारे म्यूटेशन एक्चुअली किसी न किसी कारण से ही होते हैं, पर जिस पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब इंसान का कोई हाथ नहीं है, अपने आप नेचर में हो गया है, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलेंगे। और इसके विपरीत जो इंसान द्वारा किया गया है, मतलब कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट डाल करके करवाया गया है, उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलेंगे। तो म्यूटेशन दैट ओरिजिनेट, मतलब ऐसा म्यूटेशन जो पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट, मतलब म्यूटाजेन से ट्रीट करने से, म्यूटाजेन का इस्तेमाल करने से जो म्यूटेशन पैदा हो रहा है उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन बोलेंगे। तो नेचुरली जो नेचर में हो रहा है म्यूटेशन, हमको आसपास में इतना ज़्यादा म्यूटेशन दिखता नहीं है, नॉर्मली दिखता है, कभी कभी कुछ म्यूटेशन ऐसा दिख गया तो दिख गया। तो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम होती है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का ऐसा माना जाता है कि 10⁻⁻⁶ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 लाख में एक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 10 लाख इंडिविजुअल को आप स्टडी करोगे तो उसमें एक आपको म्यूटेंट मिल सकता है। ये मतलब 10 लाख देखेंगे तो ही एक मिलेगा ऐसा नहीं है, मतलब इसकी लगभग जो फ्रीक्वेंसी है ये इतनी होती है कि 10 लाख में एक मिलता है ऐसा करके। और इंड्यूस म्यूटेशन जैसा कि हम खुद करवा रहे हैं तो इसकी मात्रा, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है। मैक्रो म्यूटेशन हम उसको बोलेंगे कि मैक्रो मतलब है बड़ा, तो मैक्रो हम तभी म्यूटेशन वर्ड यूज़ करेंगे जबकि जो म्यूटेशन हो रहा है उसकी वजह से जो चेंज दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा चेंज है, मतलब उसका असर तुरंत हमको दिख रहा है, काफ़ी बड़े वो चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा चेंज है, वो हमको फिज़िकली दिख रहा है। तो ये बोलता है डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, कहाँ चेंज आ रहा है, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका बाहरी रूप आकार में, बाहरी रूप आकार में एक डिस्टिंक्ट मतलब एक क्लियर कट चेंज आता है जो उसके फिनोटाइप में, तो जो कि इजीली डिटेक्ट हो सकता है, जिसको आसानी से देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक
पौधा है जिसका तना जो है स्टेम है, मतलब एक टमाटर का पौधा है जिसके तना में बिल्कुल हम देखते हैं कि हेयर्स रहते हैं, हेयर ही होते हैं। अगर ऐसा कोई पौधा मिले जिसमें हेयर बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल क्लियर कट चेंज होगा। एक स्टेम है, एक तना है जिसमें हेयर्स है, एक में बिल्कुल नहीं है हेयर्स। तो ऐसा अगर पौधा मिल गया तो वो मैक्रो म्यूटेशन होगा, क्योंकि किसी में ब्रांच मान लीजिए 4-5 ब्रांच आता है, उसमें 10-12 ब्रांच आ गया। तो ऐसा अगर कोई चेंज आ गया जो कि डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है और मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है ऊपर से, तो उसको हम मैक्रो म्यूटेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो है मैक्रो म्यूटेशन। तो मैक्रो म्यूटेशन ऐसा है कि चेंज जो है वो क्लियर कट चेंज है और डिटेक्टेबल है, वो इजीली देखा जा सकता है। तो और जनरली ये जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में मिलते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब कैसे कैरेक्टर, जैसे कलर है, फ्लावर का कलर है, या आपको हाइट ऑफ द प्लांट है, या आपका सीड का कलर है, या फ्लावर का पोजीशन है। तो इस तरह का जो कि कैरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, उसमें इस तरह का चेंज मिलता है। तो मैक्रो म्यूटेशन जैसा है वैसा ही होता है, मैक्रो के साथ साथ माइक्रो म्यूटेशन भी होता है। माइक्रो म्यूटेशन मतलब ऐसा म्यूटेशन जो कि छोटे लेवल पे हो रहा है, जो कि जल्दी इजीली डिटेक्ट नहीं होता है। तो माइक्रो म्यूटेशंस को हम बोलते हैं कि विच आर इनविजिबल, मतलब चेंज तो हुआ है लेकिन वो आसानी से नहीं दिख सकता है, मतलब इनविजिबल फिनोटिपिक चेंज, इतना आसानी से ऊपर से दिख नहीं रहा है। विच मे बी इजीली कन्फ्यूज्ड विथ इफेक्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट। ये इसलिए बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है, उसको एक ज़मीन पे मिट्टी में कहीं लगाते हैं तो उसको अगर खाद पानी वगैरह सब अच्छा मिलता है तो उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। और वही पौधा एक बाजू में लगाए हैं जिसको हम इतना पानी वगैरह नहीं दे रहे हैं, उसको थोड़ा सूखा कंडीशन में रख रहे हैं, तो उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। तो एक का ग्रोथ बहुत अच्छा दिखेगा, एक का अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोनों में अंतर दिख रहा है, एक ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, एक कम ग्रो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब दोनों के जीनोटाइप में अंतर है, अलग अलग जीन है? नहीं। तो अंतर क्यों है? क्योंकि उसको सही वातावरण नहीं मिला जिसमें कि उसको बढ़ना चाहिए। तो ये जो चेंज है वो एनवायरनमेंट की वजह से है। तो एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंज हो रहा है वो कम होगा, मतलब एक अगर 5 फीट का 4 फीट का पौधा हो रहा है तो दूसरा हो सकता है 3-3.5 फीट ही रह जाए, मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाए, पर बहुत बड़ा चेंज वो नहीं होगा। तो म्यूटेशन जो है वो बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट के साथ कन्फ्यूज़न हो सकता है माइक्रो म्यूटेशन का, और ये चेंज इतना जल्दी इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सीड कलर है जो कि रेड कलर का सीड है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो अब वो डार्क रेड था तो थोड़ा सा हल्का रंग उसका हो गया, थोड़ा लाइट रेड हो गया, है वो लाल ही, थोड़ा सा रंग हल्का हो गया। तो वो इतना इजीली झटके से देखने से हमको पता नहीं चलेगा। तो माइक्रो म्यूटेशंस जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, माइक्रो यानी कि छोटा, तो जो म्यूटेशन है वो जो चेंज है बहुत कम चेंज होता है, उसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो कि क्रोमोसोम में हो रहा है, यानी कि जो म्यूटेशन यानी कि जो चेंज हो रहा है, हेरिटेबल चेंज, वो कहाँ हो रहा है? क्रोमोसोम में हो रहा है। तो आइदर क्रोमोसोम का नंबर में हो रहा है या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो जैसा कि हम क्रोमोसोमल एबरेशन में पढ़े थे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंज क्या हो सकता है, उसका एक पार्ट डिलीट हो गया, डिलीशन, या एक पार्ट डबल हो गया, डुप्लीकेशन, या इन्वर्ट हो गया, इन्वर्शन, या एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा जाके दूसरे क्रोमोसोम में ज्वाइन हो गया, ट्रांसलोकेशन। तो ऐसा चेंज है तो उसको भी म्यूटेशन में रखा गया है, क्योंकि उससे भी हेरिडिटी पे यानी कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशन पे असर पड़ेगा। तो वो जो क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो भी म्यूटेशन के अंदर आता है। और ऐसा कोई चेंज क्रोमोसोम के नंबर में जो कि हम प्लॉइडी में देखे थे, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, यानी कि एक क्रोमोसोम का संख्या 1 या 2 घट गया, बढ़ गया, या पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट इंक्रीज़ हो गया, जैसे 2n की जगह 3n 4n ऐसा हो गया। तो नंबर में चेंज होना वो हो गया, और स्ट्रक्चर जैसे कि इन्वर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन उस तरह के हो गया। तो वो जो चेंजेस हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, वो भी क्रोमोसोम म्यूटेशन के अंदर आते हैं। अब आगे बात करते हैं जीन या पॉइंट म्यूटेशन की। तो पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन हम उसको बोलेंगे जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, जीन में म्यूटेशन हो रहा है, और जीन में हो रहा है कहाँ पर? किसी पॉइंट पे हो रहा है। तो जीन क्या है? जीन हम जैसा कि देखें कि जीन डीएनए का जो सीक्वेंस है उसका कोई एक हिस्सा
डीएनए का जो धागा है, जो मॉलिक्यूल है, उसका कोई एक हिस्सा एक जीन की तरह काम करता है, तो उसमें चेंज हो रहा है कहाँ पर, एक पॉइंट पे। मतलब डीएनए में क्या है, बेस पेयर्स हैं, एडेनिन गुआनिन थाइमिन का पेयरिंग है, उस पेयर में कहीं चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। तो उस पेयर में क्या चेंज हो सकता है, एक एडेनिन जो है रिप्लेस हो जाए थाइमिन से, या एक गुआनिन रिप्लेस हो जाए एडेनिन से, ऐसा, या एक बेस डिलीट हो जाए, या एक बेस ऐड हो जाए। तो ऐसा कोई भी चेंज म्यूटेशन होता है तो उसको हम जीन या पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसलिए बोला है कि म्यूटेशन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्ट्रेशन इन द बेस सीक्वेंस, मतलब ATGC का जो क्रम है उस डीएनए में, उसमें कहीं चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस जो है वो रैंडम होते हैं, मतलब ये कि रैंडमली कभी भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, म्यूटाजेनिक एजेंट के असर से ये कभी भी हो सकता है। और म्यूटेशन के बारे में एक दूसरा चीज़ बोला जाता है कि म्यूटेशंस आर रेकरेंट, मतलब म्यूटेशंस लगातार होता रहेगा, बार बार ये हो रहा है। अगर एक बार हो रहा है, फिर से कोई म्यूटाजेनिक एजेंट का असर आया तो फिर से हो गया, तो ये रेकरेंट ये है। और जो एक बार कहीं म्यूटेशन हुआ है किसी जीन में तो उसका एक फिनोटाइप नया प्रोड्यूस हुआ, फिर कोई और म्यूटेशन होकर नया फिनोटाइप और हो सकता है। तो म्यूटेशन जो है वो रेकरेंट प्रोसेस है, बार बार होने वाला है, और ये रैंडम प्रोसेस है, जीन में कहीं पर भी ये हो सकता है। तो अगर वो किसी जीन के अंदर होगा तो वहाँ उसका एक्सप्रेशन दिखेगा, और अगर जीन के अंदर नहीं हो के क्रोमोसोम के ऐसे पोर्शन में हुआ जो कि किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है, तो उसका असर नहीं दिखेगा। और रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेचर में होने वाला म्यूटेशन है वो उसका रेट बहुत कम है, 10⁻⁻⁶, मतलब 10 लाख में 1। जीन या पॉइंट म्यूटेशन यानी कि जीन के अंदर, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में कहीं अगर एक जगह पे बेस पेयर में चेंज हो रहा है, ऐसा म्यूटेशन को हम निम्नलिखित क्लास में इसको बांट सकते हैं। यानी कि ऐसा म्यूटेशन है उसको हम क्या क्या क्लास में बांट सकते हैं। पहला है बेस सब्स्टिट्यूशन, मतलब मान लीजिए ये एक डीएनए का अणु है और यहाँ पर ये T है, ये GCATAT ऐसा करके डीएनए का क्रम चल रहा है। तो सिंगल बेस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस, मतलब मान लीजिए ये वाला जो बेस है G था, ये G रिप्लेस हो जाए, मान लीजिए T से रिप्लेस हो गया, तो थाइमिन का पेयरिंग जो है एडेनिन के साथ होता है, तो पहले जो GC था अब यहाँ पर आ जाएगा TA। तो इस तरह का अगर कोई म्यूटेशन होता है, सिंगल बेस डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे बेस का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वहाँ G और जो C था वो सब्स्टिट्यूट हो गया T और A के द्वारा। दूसरा हम बोलते हैं ये बेस सब्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार का आता है, एक है ट्रांजिशन, एक है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन हम उसको बोलेंगे जब रिप्लेस ऑफ ए प्यूरिन बाई अनदर प्यूरिन। हम जैसा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में देखे हैं कि ये जो बेसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, A और G, एडेनिन या गुआनिन, इनको हम बोलते हैं प्यूरिन बेस, और C और T, साइटोसिन और थाइमिन, इसको हम बोलते हैं पायरिमिडीन बेस। A और G इसमें 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें दो रिंग रहता है ऐसा, और इसमें एक ही रिंग रहता है। तो अगर रिप्लेसमेंट जो है, मतलब ये यहाँ पर G और C था, वो G अगर रिप्लेस हो रहा है तो G जो है यानी कि गुआनिन जो कि प्यूरिन है, वो अगर एक दूसरे प्यूरिन से ही रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन। यानी कि ओरिजिनली हम जो देखे थे यहाँ पे G और C था, अब मान लीजिए इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेस सब्स्टिट्यूशन, और कैसा हो रहा है, ट्रांजिशन टाइप का। तो G जो है वो रिप्लेस होगा, प्यूरिन से ही रिप्लेस होगा, तो दूसरा प्यूरिन क्या है, A, तो G के जगह पे A आ गया, तो यहाँ C के जगह पे T आ गया। तो यहाँ भी जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो भी पायरिमिडीन से ही हो रहा है। तो इस तरह का जो रिप्लेसमेंट है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। और दूसरा जो है वो जिसको ट्रांसवर्शन बोलते हैं, जहाँ की रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन बाई ए पायरिमिडीन एंड वाइस वर्सा, मतलब प्यूरिन बेस जो है उसका रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन से हो जाए। यानी कि A बेस है प्यूरिन, इसके जगह पे पायरिमिडीन आ गया, जैसे मान लीजिए C आ गया, तो यहाँ पर भी G आ जाएगा। तो
प्यूरिन का पायरिमिडिन या पायरिमिडिन का प्यूरिन, ऐसा अगर रिप्लेसमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन। तो अगर ए को जी रिप्लेस कर रहा है या जी को ए रिप्लेस कर रहा है तो वो हो गया ट्रांजिशन। इसी तरह से सी की जगह टी आ रहा है या टी की जगह सी आ रहा है, वो भी है ट्रांजिशन। लेकिन अगर यहाँ से कोई इसको रिप्लेस करता है, सी को ए रिप्लेस करता है या टी को जी या सी को जी, ऐसा रिप्लेसमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्शन। दूसरे तरह का जो बेस सब्स्टिट्यूशन जो जीन म्यूटेशन है वो है बेस डिलीशन। तो एक हुआ बेस का सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बेस का डिलीशन। बेस का डिलीशन यानी कि एक बेस डिलीट हो जाना। तो मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है, वहाँ पर ये एक बेस जो है वो डिलीट हो जाता है, तो एक बेस हट गया तो इसको हम बोलेंगे डिलीशन। तो ये एक बेस डिलीट हुआ या एक से ज़्यादा डिलीट हुआ, मतलब बेस का अगर डिलीशन होता है तो उसका मतलब बेस डिलीट हो गया, चाहे एक बेस हुआ या एक से ज़्यादा डिलीट हो गया। तो इस तरह का जब डिलीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बेस डिलीशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का पहला टाइप हुआ बेस का सब्स्टिट्यूशन हो जाना और दूसरा है बेस डिलीट हो जाना। और तीसरे टाइप का जो जीन म्यूटेशन आता है वो है बेस का एडिशन होना, यानी कि एक इंसर्शन ऑफ वन और मोर बेसेस। यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा था ए जी सी ए टी ऐसा चल रहा था, यहाँ पे बीच में एक और बेस ऐड हो गया है। मान लीजिए यहाँ पर फिर से एक और ए और टी आ जाता है, तो एक नया बेस बीच में ऐड हो गया। तो बेस डिलीशन भी हो सकता है, बेस गायब हो जाना, बेस का एडिशन हो सकता है, बेस का ऐड हो जाना, या बेस का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो या तो बेस बदल जाए, बेस गायब हो जाए या नया बेस ऐड आ जाए। तो पॉइंट म्यूटेशन में ये 3 प्रकार का म्यूटेशन होता है। तो अगला जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसा कि ये नेम इंडिकेट करता है, जो फ्रेम है वो शिफ्ट होता है। तो कौन सा फ्रेम शिफ्ट होता है? तो डीएनए में हम जानते हैं जैसा कि बेस पेयर्स होते हैं, बेस का सीक्वेंस होता है, उसमें जो चेंज होता है उससे म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है। तो वो बेस का जो सीक्वेंस है या बेस का जो क्रम है, जो एडेनिन गुआनिन का बेस का क्रम है, वो बेस का क्रम शिफ्ट हो जाता है। तो बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ बेसेस एडेड और डिलीटेड इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी तरह से बेस का एडिशन या डिलीशन हो रहा है, बट वो 3 से कम या ज़्यादा हो रहा है। ये मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं हो रहा है, यानी कि 3, 6, 9 ऐसा शिफ्ट नहीं हो रहा है, 3 से कम हो रहा है। यानी 2 अगर शिफ्ट हुआ या 1 शिफ्ट हुआ या 1 एडिशन हुआ या 4 बेस का एडिशन या डिलीशन हुआ, तो ऐसा जब हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये क्या करता है, शिफ्ट द ग्रुपिंग ऑफ दिस बेसिस एंड चेंजेस द कोड फॉर ए अमीनो एसिड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक डीएनए में जो बेसिस होते हैं वो क्रम से लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी ए जी ए टी जी सी ऐसा कर करके मान लीजिए बेस डीएनए में है, और इसमें से 3 बेस जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो अगर इसमें ऐसा होता है कि बेस जो है डिलीट हो रहा है, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मान लीजिए कि ये एक बेस बीच में डिलीट हो गया, तो ये बेस के डिलीट होने से क्या हुआ, ये जो फ्रेम था जो कि पहले उसको पढ़ रहा था, या मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक बेस को डिलीट कर अगर हो गया है, तो ये जो फ्रेम था जो पहले यहाँ पे मान लीजिए ए जी सी ऐसा करके था, तो अब ये क्या हो गया, ये फ्रेम शिफ्ट हो जाता है इधर। कैसा, जैसे अब ये वाला तीनों तो वैसा ही है, सी ए जी है, अगला जो ए जी सी था अगर यहाँ पे डिलीट हो जाता है तो अब ए जी सी के जगह पे वो ए सी और ये वाला सी आ जाएगा। अगला फ्रेम जो सी 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 है वो सी सी ए आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ चला आया है तो सी सी ए यहाँ चला आएगा। तो जो फ्रेम है जिसको कि जिससे कि एमिनो एसिड का कोडिंग होता है, वो एक दाएं तरफ एक बेस शिफ्ट हो गया है। तो ऐसा जब होता है तो उससे क्या होता है कि ये जो एमिनो एसिड को कोड कर रहा था वो शिफ्ट हो जाने से ये सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो इससे जो एमिनो एसिड का कोडिंग होगा वो एक अलग एमिनो एसिड होगा, तो जो प्रोटीन बनेगा उसमें नए एमिनो एसिड्स आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि फ्रेम शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ से गायब हो जाता है, तो गायब हो के अब ये ATC जो कि एक फैट कैट सैट एक मीनिंगफुल चीज़ हो रहा था, वो ATC ATS AT ऐसा हो जाएगा, जो कि जिसका मीनिंग नहीं रहेगा, यानी कि जो प्रोटीन आएगा वो शायद फंक्शनल नहीं होगा।
तो जो म्यूटेशंस होते हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसका एक फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है परसेंटेज में। तो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पॉपुलेशन को जब हम देख रहे हैं उसमें कितने म्यूटेंट्स हैं, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स एग्जिबिटिंग म्यूटेंट फिनोटाइप M2 जो है जनरेशन को बोला गया है। जैसा जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग करने के बाद दो पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को हम क्रॉस करते हैं, तो पहला जनरेशन को हम F1 बोलते हैं, फिर अगला जो जनरेशन है उसको F2 बोलते हैं। इसी तरह से म्यूटेशन में क्या किया जाता है कि जहाँ पर जो पेरेंट जो सीड मटेरियल ले करके जिसमें म्यूटेशन कराया जाता है यानी कि म्यूटाजेनिक एजेंट अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सीड्स है, एक किसी पौधे का सीड लिए हैं, फॉर एग्जांपल चने का सीड लिए हैं, उसमें कोई म्यूटाजेन अप्लाई किए, म्यूटेशन अप्लाई किए, मान लीजिए एक्सरे या गामा रे या कुछ केमिकल अप्लाई किए, उसके बाद जब उसको लगाएंगे तो जो पहली पीढ़ी आएगी उसको हम M1 जनरेशन बोलते हैं, यानी म्यूटेंट 1 जनरेशन। और उसके बाद उससे जो दूसरी पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी, तो वो आएगी M2 जनरेशन। तो M2 जनरेशन में ही म्यूटेशन को स्टडी किया जाता है, क्योंकि जैसा हम मेंडल्स के लॉ में देखे हैं कि सेग्रीगेशन होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो इसमें जो भी म्यूटेशन हुआ होगा, मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 जोड़े में से एक में म्यूटेशन हुआ है, तो यहाँ पर ये सेग्रीगेट होगा, पृथक्करण होगा उसका, तो वो म्यूटेशन वहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट M2 जनरेशन में। तो हम जो म्यूटेशन का कैलकुलेशन या जो स्टडी करते हैं वो M2 में करते हैं। तो M2 जनरेशन में हम म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स एग्जिबिटिंग म्यूटेंट फिनोटाइप इन M2। मान लीजिए हम 1000 पौधा लगाए थे, 100 सीड को लेके म्यूटेशन किए थे, और यहाँ पे मेरे पास 1000 पौधे हैं, उनमें से जो बीज हैं उसमें मेरे पास मान लीजिए 3000 पौधे हो रहे हैं। तो इन 3000 पौधों में मुझे कितने में म्यूटेशन दिख रहा है उसको डिवाइड करते हैं बाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, उसको डिवाइड करते हैं बाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन M2 इंटू 1000। मान लीजिए ये मेरा M2 पॉपुलेशन है जिसमें 3000 प्लांट लगे हैं, जिसमें से 150 प्लांट में मुझे म्यूटेशन दिख रहा है। तो 150 प्लांट में म्यूटेशन दिख रहा है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स जिसमें म्यूटेशन फिनोटाइप शो कर रहा है वो 150 बटे में टोटल पॉपुलेशन यानी कि 3000 इंटू 100। तो ये करके हम म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आया 5%। तो 5% म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करके उसका जो है एनालिसिस वगैरह किया जाता है। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें उसका एनालिसिस किया जाता है। ये एक टेबल है जिसमें दिखाने का कोशिश किया गया कि म्यूटेशन में जैसा हो रहा है वो क्या हो रहा है डीएनए लेवल पे। मान लीजिए डीएनए में जो लेवल है, डीएनए में ये सीक्वेंस है, मतलब थायमिन साइटोसिन, ऐसा एक सीक्वेंस है। तो इससे जो आरएनए बन रहा है, थायमिन का पेयरिंग एडेनिन से होता है, थायमिन एडेनिन साइटोसिन गुएनिन, तो जो mRNA बन रहा है उसमें ये सीक्वेंस आ रहा है। और उससे जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड ऐड हो रहा है वो है LIC यानी लाइसिन। तो इस डीएनए में ये बेस पेयर रहने से लाइसिन एमिनो एसिड बन रहा है, तो ये नॉर्मल हो रहा है। जब म्यूटेशन मान लीजिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि C जो है वो रिप्लेस हो गया है T से। तो जब C T से रिप्लेस हो गया है तो यहाँ जो है ये एक पायरिमिडिन बेस है, तो पायरिमिडिन बेस से ही रिप्लेस हो रहा है। तो जब रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पर जो mRNA लेवल है, यहाँ भी T के साथ A आ गया, तो ये T, तो mRNA में A आ गया। तो पर ये देखा जाता है कि कई सीक्वेंसेस जो हैं एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, मतलब AAGB के से भी लाइसिन कोड होता है और AAA से भी लाइसिन ही कोडिंग होता है। तो यहाँ हालांकि ये म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे एक बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ये पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन उससे एमिनो एसिड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी लाइसिन एमिनो एसिड आ रहा था, अब भी लाइसिन एमिनो एसिड आ रहा है। तो ऐसा म्यूटेशन जिसमें चेंज तो हुआ लेकिन जो अल्टीमेट प्रोटीन बन रहा है उस पर कोई चेंज नहीं आया, उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, तो जो अल्टीमेट कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन हुआ लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो दिस इज़ ए साइलेंट म्यूटेशन।
इसके विपरीत अगर मान लीजिए एक म्यूटेशन ऐसा हो गया, ये TTC की जगह पे ये T रिप्लेस हो गया A से, यहाँ पर रिप्लेस हो गया, तो ATC जब हो गया है तो इससे जो mRNA बन रहा है उसमें UAG आएगा। UAG जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन मतलब जहाँ सीक्वेंस में ये आता है वहाँ पर प्रोटीन का चेन का बनना रुक जाता है। तो प्रोटीन ये अगर आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन वहाँ पे प्रोटीन का चेन जो है ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो है जो प्रोटीन का सिंथेसिस को ही रोक देगा। तो इसलिए ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी कि सेंस ख़त्म हो गया है, जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो बीच में ख़त्म हो गया है। एक दूसरे तरह का म्यूटेशन है जहाँ पर कि हम देखेंगे कि ये TTC था, वहाँ बीच में ये जो T है ये जो T है ये रिप्लेस हो गया है C से। तो ऐसा जब हो गया है तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड है एक नया एमिनो, इससे जो mRNA का सीक्वेंस भी चेंज हो गया और जो एमिनो एसिड आ रहा है एक नया एमिनो एसिड आ रहा है आर्जिनिन। तो पहले जो लाइसिन आ रहा था अब उसके जगह पे आर्जिनिन आ गया है। या यहाँ पे अगर G से रिप्लेस हो गया है तो TGC, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया तो यहाँ पे थ्रियोनिन एमिनो एसिड आ रहा है। तो इस तरह का जब एमिनो एसिड चेंज हो जा रहा है तो ये जो प्रोटीन आएगा वो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हो सकता है चेंज हो जाए। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन ठीक से काम नहीं करेगा, उसका सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको मिस सेंस म्यूटेशन भी कहा जा रहा है। मतलब उसका सेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, अब नया तरह का एमिनो एसिड आ गया है तो स्ट्रक्चर नया आ जाएगा, तो वो पहले की तरह शायद फंक्शनल नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन होते हैं उससे ये चीज़ें हो सकती है। एक तो है कि चेंज ऐसा हो जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, जो पहले एमिनो एसिड था वही बन रहा है तो ये साइलेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या ऐसा हो जाए नॉनसेंस जिसमें वो ऐसा हो जाए कि वहीं चेन का बनना ही रुक जाए, तो स्टॉप हो जाएगा चेन वहीं पर। और अगर ऐसा हो जाए कि चेन का बनना तो जारी रहे लेकिन जो एमिनो एसिड आ रहा है वो पहले लाइसिन आ रहा था तो चेन में बीच में लाइसिन की जगह पे आर्जिनिन आ जाता है या थ्रियोनिन आ जा रहा है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली पॉइंट म्यूटेशन जो है इस तरह का इफ़ेक्ट उससे होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन जो भी है यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन को मैंने दिखाया है। तो इसी तरह से मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन ना हो करके यहाँ पे एडिशन भी होता है या डिलीशन होता है या बीच में ये गायब हो जाता है, तो अगला इसके बाद जो सीक्वेंस था उसमें से एक यहाँ लेके ट्रिपलेट कोड होगा। तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हो सकती है कि या तो कोई फ़र्क नहीं पड़े या वहीं पे रुक जाए या फिर दूसरे कोई किसी एमिनो एसिड से वो रिप्लेस हो जाए, तो प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाए। तो इस तरह का नॉर्मली पॉइंट म्यूटेशन में होता है। ये एक्चुअली एक मैंने सीक्वेंस लेके आपको दिखाने का कोशिश किया है। ये आप देखेंगे कि जैसे एक सीक्वेंस है GCU GGA, ये GCU GGA, इस तरह से GCA, इस तरह से एक सीक्वेंस है। तो वो हिसाब से जो कहीं पे अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये GCA में A रिप्लेस हो रहा है C से, GCA को जब रिप्लेस GCA का GCC हो जा रहा है, फिर भी एमिनो एसिड के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी वो एलेनिन आ रहा था, ALA, पहले भी जो एमिनो एसिड आ रहा था अभी भी वही एमिनो एसिड आ रहा है। तो ऐसा म्यूटेशन जो है वो साइलेंट म्यूटेशन है। और कहीं पे मिस सेंस म्यूटेशन है, मतलब कि जैसा कि हम देखें कि वहाँ पे दूसरा चेंज होने से एमिनो एसिड चेंज हो जाता है तो उसको मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। या नॉनसेंस म्यूटेशन जहाँ पे ऐसा कोड आ जा रहा है, यहाँ पे जैसे CAA था, यहाँ पे CAA था, ये चेंज होके यहाँ पे UAA आ गया है, ये रिप्लेस हो गया है U से, तो UAA हो गया है जो कि एक स्टॉप कोडॉन है। तो यहीं पर चेंज जो है वो स्टॉप हो जाता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेस ऐड हो गया है, यहाँ पे C ऐड हो गया है, तो GCU, उसके बाद GGA, उसके बाद GCC आ गया है। तो GCA के जगह पे ये A रिप्लेस होके यहाँ पे GCC ऐड हो गया है, तो ये A जो है वो इधर खिसक जाता है। तो अब CCA के जगह पे ये ACC नया अगला कोड हो जाएगा, तो ACC करके नया कोड हो गया है। तो इस तरह से A जो है, जो फ्रेम था वो एक बेस इधर शिफ्ट हो गया है। तो जो नए एमिनो एसिड्स आ रहे हैं वो दूसरे आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोलिन, ग्लाइसिन, एस्पराजीन, ऐसा ग्लाइसिन करके आ रहा था, अब यहाँ पे थ्रियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन ऐसा करके दूसरे ट्रिप्टोफेन, दूसरे एमिनो एसिड्स आ जाते हैं। तो जो नए एमिनो एसिड्स आ जाते हैं उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो प्रोटीन पहले की तरह काम नहीं करेगा।
तो ये उसी का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये मान लीजिए जीन डीएनए का एक हिस्सा है, एक जीन की तरह काम कर रहा है। इसमें यहाँ पे ये इसका बेस सीक्वेंस है, मतलब जो है GCU AUAAG ऐसा इसका सीक्वेंस है। तो इसकी वजह से जो अमीनो एसिड आ रहा है, मान लीजिए 3 एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो जो अमीनो एसिड इसकी वजह से आ रहा है वो एलानिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन, सेरीन, एलानिन ऐसा करके, सिस्टीन ऐसा करके अमीनो एसिड आ रहा है। तो उससे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब वहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ये GGU जो है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अब CGA आ गया है, CCA के जगह पे ये C जो है वो रिप्लेस हो गया है G से, तो CGA आ गया है, तो CG आ गया है, तो नीचे का जो mRNA का सीक्वेंस वो भी चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से जो प्रोटीन आ रहा है वो प्रोटीन दूसरा आ गया है। तो ये जो ग्लाइसिन प्रोटीन था वो अब एलानिन प्रोटीन से रिप्लेस हो गया है। तो एक जगह पे एक रिप्लेसमेंट होने से ये अमीनो एसिड चेंज हो गया, ग्लाइसिन की जगह एलानिन आ गया। तो इससे इसका जो स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर था अब इसका स्ट्रक्चर जो है बदल गया है। ये डॉट ये दिखाता है जहाँ पर चेंज हुआ है। तो इससे ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था अब एक दूसरे तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। तो प्रोटीन जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं, या प्रोटीन भी जो है वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं। उनका जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसी स्ट्रक्चर में वो काम कर सकता है। उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स वो लॉक एंड की तरह काम करता है। जैसा ताले में चाबी फिट होता है वैसा ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ही कोई मॉलिक्यूल आके फिट होता है और उसका फर्दर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये प्रोटीन जो है या तो नॉन फंक्शनल हो जाएगा या फिर कुछ दूसरा फंक्शन करने लगेगा जो कि पहले होता था। तो जो म्यूटेशंस होते हैं उनका यूज़ क्या है, तो नॉर्मली म्यूटेशंस का यूज़ खास करके इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिससे कि हम म्यूटेशन पैदा करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है कोई ऐसी वैरायटी में, इस तरह के वैरायटी में जो कि एक्सेप्शनली गुड है, बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा पैदावार दे रही है, किसान के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें एक दो कैरेक्टर कोई ऐसे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट जिसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वैरायटी बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ का अटैक होता है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस नॉर्मली नहीं मिल रहा है, कहीं वाइल्ड टाइप में भी नहीं मिल रहा है जहाँ से उसको थ्रू क्रॉसिंग उसमें डाला जा सके। तो ऐसे केस में म्यूटेशन एक ऑप्शन है जहाँ पे आप म्यूटेशन करके देख सकते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाए शायद, या प्रोटीन कंटेंट कम है, प्रोटीन को बढ़ाना है, या कोई और कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए फली जो है वो मैच्योर होने के बाद फट जाती है तो दाने ज़मीन में गिर जाते हैं, तो वहाँ पे म्यूटेशन से हो सकता है उसमें थोड़ा कुछ ऐसा आ जाए कि जिसमें फली का फटना कम हो जाए। तो इस तरह के कई कैरेक्टर्स हैं जो एक दो कैरेक्टर उसमें ख़राब हैं, बाकी वैसे वैरायटी बहुत अच्छी है, अच्छा यील्ड देती है, तो वहाँ पे हम म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ऐसा जहाँ पे कोई नोन सोर्स नहीं है रेजिस्टेंस जीन का, नॉर्मली रेजिस्टेंस जीन जो है वो वाइल्ड टाइप यानी जंगली प्रजातियों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो नेचर में अपने आप ग्रो होते हैं तो अपने उनमें बहुत सारे रेजिस्टेंस के जीन वगैरह मिलते हैं। वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई भी नोन सोर्स नहीं मिल रहा है और कहीं से हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो पूरे जर्म प्लाज्म में यानी पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर म्यूटेशन के लिए हम जा सकते हैं। और वेरिएशन क्रिएट करने के लिए म्यूटेशन का यूज़ होता है। ऐसा एक प्लांट पॉपुलेशन है जहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, तो उसमें एक वेरिएशन क्रिएट करने का दो तरीका है, या तो मैं किसी दूसरे से क्रॉस करा के वेरिएशन क्रिएट करें या फिर म्यूटेशन के थ्रू वेरिएशन क्रिएट करें। क्योंकि वेरिएशन को बोला गया है कि म्यूटेशन को बोला गया है कि म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द वेरिएशंस। जो भी वेरिएशंस पैदा होते हैं वो म्यूटेशन से हुए हैं। तो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए और मेल स्टेराइल लाइन यूज़ करने के लिए, मेल स्टेराइल लाइन मतलब ऐसे लाइन जिसमें पुंग बंधता होती है, मेल स्टेरिलिटी होती है, मतलब उस प्लांट का जो फ्लावर्स बनते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन बनता है वो पॉलन ग्रेन नॉन फंक्शनल होता है, मतलब वो पॉलन ग्रेन जो है वो निषेचन नहीं कर सकता। तो ऐसा उस तरह का लाइन डेवलप करने के लिए किया जाता है। या वेरिएशंस इन वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनका प्रोपोगेशन वेजिटेटिवली होता है, मतलब जिनका कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग से हम जिनको प्रोपोगेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चूँकि कटिंग करके लगाते हैं तो वो जो है क्लोन होता है, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी होता है जिसका कटिंग हम लगा रहे हैं। एक गुलाब का पौधा है, उसका कटिंग करके 10 पौधा तैयार करेंगे तो 10 बिल्कुल एग्जैक्ट।
वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी हम एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं इस वीडियो में, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। तो ये कौन से कैरेक्टर होते हैं? तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिंक्ड लक्षण जो होते हैं, सेक्स उनका कैसे ट्रांसफ़र होता है या कैसे वो कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे लक्षणों को जहाँ पर कि जीन जो है वो मौजूद है, कहाँ मौजूद है? लोकेटेड ऑन सेक्स और एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि मेल या फीमेल कौन डिटरमाइन कर रहा है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो वहाँ पे जो जीन मौजूद हैं, तो वो जीन जो लक्षणों को प्रकट करते हैं उनके इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, और वैसे लक्षणों को हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो उनको हम सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। तो ऐसे जीन जो है दे आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप में मेल या फीमेल उसमें वो प्रकट होते हैं। तो सेक्स लिंकेज जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत काम किया लिंकेज के ऊपर, लिंकेज की थ्योरी भी इन्होंने दी थी, और ड्रोसोफिला में उन्होंने काम किया था उसके ऊपर। और एग्जाम्पल जैसे है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, जो कि खून का थक्का नहीं बनता है, खून बहना चालू रहता है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो ये जीन कहाँ मौजूद होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्स सेक्स इंडिविजुअल है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें दोनों एक्स है, मतलब दिस इज़ ए फीमेल। तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है एक्स क्रोमोसोम पे, तो इसलिए ये सेक्स लिंक्ड जीन है। तो एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है, इसलिए इसको XC दिखाया गया है, मतलब दोनों क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, फीमेल में मौजूद है। तो ऐसा फीमेल जो है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो वो कलर ब्लाइंड होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक में रहता है और एक में नहीं रहता है, एक में कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहता है और दूसरे में नहीं रहता है, तो इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हालांकि आ सकता है, लेकिन चूंकि दूसरे में नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल जीन नॉर्मल जैसा काम करेगा, तो कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस नहीं होगा। तो फीमेल में इस तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए दोनों क्रोमोसोम पे जीन मौजूद होना चाहिए। जबकि मेल में जब हम देखेंगे कि चूँकि मेल में XY क्रोमोसोम होता है, तो सिर्फ एक क्रोमोसोम पे भी अगर जीन मौजूद है तो उस जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो मैरिज बिटवीन ए कलर ब्लाइंड वोमन एंड ए नॉर्मल मैन गिव्स राइज टू ऑल नॉर्मल डॉटर्स एंड कलर ब्लाइंड सन्स। इसका हम थोड़ा सा इनहेरिटेंस देखेंगे कि कैसे इसका इनहेरिटेंस हो रहा है। तो हम एक क्रॉस बना के देखेंगे कि जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल और एक कलर ब्लाइंड मेल, इसमें या एक नॉर्मल फीमेल या कलर ब्लाइंड मेल, इसमें जब मैरिज होती है तो उसमें क्या संभावना हो सकती है, तो उसको कैसे ट्रांसफ़र वो हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक क्रॉस ले लूँ, एक फ़ीमेल ले लूँ और एक मेल ले लूँ, फीमेल में मान लीजिए एक जीन में वो क्रोमोसोम मौजूद है, तो अगर ऐसा फीमेल है जिसमें एक में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरा क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है, तो ऐसे फीमेल में ये कैरेक्टर नहीं दिखेगा। फीमेल जो है नॉर्मल होगी लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ऐसे फीमेल को हम बोलते हैं कैरियर, क्योंकि ये इस जीन को कैरी कर रही है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि दूसरे क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन है जिससे कि नॉर्मल आई फंक्शनिंग हो रहा है। इसके विपरीत मेल में मान लीजिए जो मेल है, मेल जो है वो नॉर्मल है, यानी कि मेल में जो है वो नॉर्मल, उसका एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे, अब इनके जो प्रोजेनी है, इनके जो बच्चे हैं, उसमें क्या संभावनाएं हैं। अगर मान लीजिए इस एक्स क्रोमोसोम के साथ ये वाला एक्स क्रोमोसोम आता है, तो ये एक फीमेल होगी और नॉर्मल होगी। अगर इस एक्स के साथ ये वाला एक्स आता है, तो इसमें हालांकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, लेकिन यहाँ से नॉर्मल आता है, तो ये भी जो है वो फीमेल होगी, ये फीमेल होगी और नॉर्मल होगी। अगर इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला वाई आता है,
तो ये एक मेल होगा और ये एक नॉर्मल होगा, क्योंकि इसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद नहीं है। और इसके साथ अगर ये वाला वाई आता है तो ये एक मेल होगा, लेकिन ये मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है। तो ये मेल जो है वो होगा कलर ब्लाइंड। तो इस तरह से हम एक चीज़ यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन था जो कि फीमेल में मौजूद था, इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में वो मेल में प्रकट हो रहा है, तो मेल में दिख रहा है। फीमेल में भी वो जीन आ रहा है लेकिन फीमेल में दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसमें एक दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है। तो ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है कि एक जनरेशन में फीमेल में था, वो कैरियर थी, वहाँ से एक मेल में ये एक्सप्रेस हो गया, यहाँ से ये फीमेल में चला गया, फीमेल से मेल में चला आया, और अगली पीढ़ी में अगर ये मान लीजिए ये फिर से एक कैरियर फीमेल से इसका मैरिज होता है, इस ऐसे मेल का मैरिज एक कैरियर फीमेल से होता है, इसी तरह के फीमेल से, मान लीजिए ऐसा फीमेल है और मेल वो वाला है, तो जो ये वाला क्रोमोसोम जहाँ पर एक साथ आएगा तो ये फीमेल, ये फिर से फीमेल होगी, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है और दोनों जगह पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो दिस विल बी ए कलर ब्लाइंड। तो हम देख रहे हैं कि शुरू जहाँ हुआ था वो एक फीमेल में था, वहाँ से अगली पीढ़ी में मेल में एक्सप्रेस हुआ है, और ऐसे मेल का अगर कोई ऐसा कैरियर फीमेल से मैरिज होता है तो फिर से उसके एक फीमेल बच्चे में ये आने की संभावना है। तो ये इनहेरिटेंस कैसा हो रहा है, यहाँ फीमेल से मेल में, फिर अगली पीढ़ी में फीमेल में। तो इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इधर फीमेल है, फिर मेल में गया, फिर फीमेल में आया, तो ऐसा चलता है, तो इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोल रहा है। ये मतलब होगा ही ऐसा नहीं है, क्योंकि मान ये चार जो संभावनाएं हैं, इन दोनों के मैरिज से जो चार तरह के बच्चों की संभावना है वो ये है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बने तो ये कलर ब्लाइंड बच्चा हो सकता है, या फिर से ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो इस तरह का हो सकता है। तो जो सेक्स लिंक्ड जीन है वो सारे जीन एक्स क्रोमोसोम में मौजूद रहते हैं, और उनका एक्सप्रेशन तभी होगा जबकि वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन मौजूद होंगे। अगर एक में मौजूद होंगे तो चूंकि दूसरे में एक नॉर्मल जीन मौजूद है तो दूसरे में एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल दिखेगा। तो ऐसा फीमेल जिसमें एक ही में मौजूद है, एक में नहीं है, ऐसे फीमेल को हम कैरियर फीमेल बोलते हैं। और मेल में ये कैरियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर उसमें वो कैरेक्टर आएगा तो एक्सप्रेस होगा। तो कैरियर जो है वो फीमेल होगी, जैसे यहाँ पर फीमेल जो है वो कैरियर है। तो ये है आपका एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो उसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो हमको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि फीमेल के केस में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन मौजूद होना चाहिए, तभी लक्षण दिखेगा, और मेल के केस में अगर एक में भी जीन मौजूद होगा तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन मौजूद है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है, तो मेल फीमेल में कैरेक्टर एक्सप्रेशन होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन होना ज़रूरी है, जबकि मेल में हेट्रोजाइगस में या हेमीजाइगस कंडीशन भी बोलते हैं, वहाँ पर भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा। जो अगला टाइप का इनहेरिटेंस है वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है सेक्स से। मतलब वो कैसे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो इंडिविजुअल है वो मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे जीन्स जो हैं ऑटोजोमल्स जीन होते हैं, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स या वाई पे मौजूद नहीं रहते हैं, ये मौजूद रहते हैं कहाँ, ऑटोजोमल जीन में। ऑटोजोमल जीन मतलब बाकी जो 22 क्रोमोसोम के जोड़े हैं उसमें कहीं मौजूद रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मेल फीमेल दोनों में पाए जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्स या एक्स वाई कंडीशन मेल या फीमेल में जो होता है वो ऑटोजोमल जीन दोनों में रहते हैं। तो ऑटोजोमल जीन में प्रेजेंट रहते हैं, इसका मतलब ये मेल में भी पाए जाएंगे और फीमेल में भी पाए जाएंगे, पर इनका एक्सप्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो प्रभावित होता है कि वो मेल है या फीमेल है।
तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ऐसे कैरेक्टर्स का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट सेक्सेस। मतलब जीन तो मौजूद है, मेल में भी है फीमेल में भी है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज ए डोमिनेंट इन वन सेक्स एंड रेसेसिव इन अदर। मतलब वो जो कैरेक्टर है वो एज ए डोमिनेंट कैरेक्टर एक सेक्स में बिहेव करता है और एज ए रेसेसिव कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ, जैसा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम देखे थे कि अगर मान लीजिए कोई पौधा है जिसमें क्रोमोसोम, जिसमें दोनों में टॉलनेस का जीन मौजूद है तो ये टॉल होगा। अगर एक टॉलनेस और एक ड्वार्फनेस का जीन है फिर भी ये टॉल होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इसके ऊपर डोमिनेंट है। लेकिन रेसेसिव जीन जो है, जो अप्रभावी लक्षण है, वो कब प्रकट होगा, जबकि दोनों जगह पे स्मॉल टी आएगा। तो ऐसा कंडीशन होने पर ही वो प्रकट हो सकता है। मतलब एक कॉपी होने पे उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा जब तक कि दो कॉपी में नहीं आएगा। जबकि जो डोमिनेंट जीन है वो एक कॉपी होने पे भी एक्सप्रेस कर सकता है और दो कॉपी होने पर वो एक्सप्रेस करेगा ही। तो ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है उनका जीन ऐसा बिहेव करता है कि एक सेक्स में वो डोमिनेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि अगर दो कॉपी हुआ तो एक्सप्रेस होगा ही, लेकिन अगर एक कॉपी है फिर भी वो एक्सप्रेस होता है। और कुछ में वो रेसिव जैसा बिहेव करता है, यानी कि जब तक दोनों में मौजूद नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है पैटर्न बॉल्डनेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ये एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बीच में उनके सर के बाल जो है कुछ 30 अबव 30-40 होते होते बीच बाल उड़ जाते हैं। तो ये पैटर्न बॉल्डनेस जो है ये ह्यूमन बीइंग में ये एग्जाम्पल है। तो ये जीन जो है, बॉल्डनेस का जीन जो है, ये ऐसा बिहेव करता है कि जब वो मेल में है तो वो डोमिनेंट जैसा बिहेव करता है, लेकिन फीमेल में जब जाता है तो रेसिव जैसा बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये एक ऐसा कोई इंडिविजुअल है BB, मतलब इसमें भी बॉल्डनेस का जीन है, इसमें भी बॉल्डनेस का जीन है, तो अगर वो फीमेल है तो वो बॉल्ड होगी और मेल है तो बॉल्ड होगी ही। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा आ जाए BB, मतलब एक तरफ डोमिनेंट जीन है, एक तरफ कैपिटल B, एक तरफ स्मॉल b है, तो यहाँ पर ये फीमेल में ये रेसेसिव की तरह बिहेव करेगा यानी कि जब तक दोनों कॉपी नहीं रहेगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन मेल में ये डोमिनेंट जैसा बिहेव करेगा, यानी कि मेल में एक भी जीन है तो भी मेल जो है वो बॉल्ड होगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि बॉल्डनेस ऐसा मिलना फीमेल्स में बहुत कम दिखता है, बहुत रेयर होता है, जबकि मेल में बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक क्रोमोसोम पर एक भी जीन मौजूद है तो वो बॉल्ड होगा और वो डोमिनेंट जैसा बिहेव करता है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मेल में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फिर भी प्रकट होगा। लेकिन फीमेल जो है वो नॉन बॉल्ड होगा, क्योंकि फीमेल में एक्सप्रेशन के लिए ये रेसेसिव जैसा बिहेव करता है, यानी कि जब तक दोनों जगह पे वो जीन नहीं आएगा फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन जो है, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, हालांकि जीन मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, पर यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा ये इन्फ्लुएंस हो रहा है सेक्स से। मतलब सेम जीनोटाइपिक कंडीशन में अगर ये मेल है तो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, और अगर ये फीमेल है तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है जिस इंडिविजुअल में है उसका सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है। तो ऑब्वियसली जब मेल या फीमेल होने से डिफरेंट क्या होता है, हार्मोन्स आर डिफरेंट, तो दीज कैरेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स। वहाँ पे कौन से हार्मोन है उससे ये कंट्रोल होते हैं। तो ये हुआ आपका सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। जो तीसरे तरह का सेक्स लिंक ट्रेट है वो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनका एक्सप्रेशन लिमिटेड है, मतलब सीमित है, कहाँ तक, एक पर्टिकुलर सेक्स में। तो ये भी कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके जीन ऑटोसोम में मौजूद हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम XY छोड़ के बाकी जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें इनके जीन मौजूद होते हैं, पर इनका एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन वो लिमिटेड रहता है टू वन पर्टिकुलर सेक्स। तो जीन्स जो है वो ऑटोसोमल जीन है, ऑटोसोम में मौजूद हैं। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज़ लिमिटेड टू वन सेक्स ओनली, मतलब उसका एक्सप्रेशन जो है एक ही सेक्स में होगा, चाहे मेल में या फीमेल में। तो एक्सप्रेशन जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, सेक्स हार्मोन के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन इन कैमल्स, बियर्ड इन मेल्स,
तो मिल्क प्रोडक्शन कैटल यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन दोनों में मौजूद होता है, वो मेल एनिमल फीमेल एनिमल दोनों में मौजूद होता है, लेकिन एक्सप्रेशन उसका सिर्फ फीमेल्स में होता है, तो वो लिमिटेड है उसका एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर इज़ लिमिटेड टू फीमेल। फॉर एग्जांपल बियर्ड्स जो है, बियर्ड्स का भी मेल में ही होता है, और इनको हम ऑल्सो बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। इनका एक्सप्रेशन जो है वो सीमित रहता है टू वन पर्टिकुलर सेक्स, जीन दोनों में रहते हैं पर कोई कैरेक्टर एक सेक्स में मेल में दिख रहा है, कोई जो है वो फीमेल में दिख रहा है। तो ये थे आपके 3 तरह के कैरेक्टर्स जो कि सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स।